यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, जहाँ पे यूएन में 193 मेंबर होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिसे यूएन की जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और वो 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो लोग चेंज नहीं होते हैं वो हैं 5 परमानेंट मेंबर्स: यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया सॉरी 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 रशिया और चाइना। और इनके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर होती है वो है वीटो। वीटो मतलब नो। अगर इन्होंने किसी चीज़ के लिए वीटो बोल दिया तो फिर वो काम आगे बढ़ नहीं सकता है और उसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं होती है, क्योंकि पांचों पावर्स का एक पॉइंट पे आके सहमत होना ज़रूरी है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो सीट अभी चाइना को मिली हुई है वो 1950 में इंडिया को मिली थी, मतलब इंडिया को ऑफ़र हुई थी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लाइन कर दिया। तो बहुत ही अजीब लगने वाला है, लेकिन ये बात सच है। और आज हम लोग इसी पे एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है व्हाट इफ़ सीरीज़। व्हाट इफ़ सीरीज़ में हम बात करेंगे कि क्या होता अगर ऐसा होता, जो कि नहीं होने वाला है। तो ये बस हमारी मस्ती है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन मज़ा तो करेंगे। तो व्हाट इफ़ की जो पहली वीडियो है वो ये है कि व्हाट इफ़ इंडिया डिसाइडेड टू टेक दैट यूएनएससी परमानेंट सीट इन 1950। हाय, अगर आप आ गए हो आगे, बढ़िया। तो मैं पहले बता देता हूँ कि वीडियो आगे जाएगी कैसे। तो इस वीडियो में हम 3 से 4 पॉइंट लेके चलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से मेजर चेंजेस होने वाले हैं। बाकी कोई बड़े मेजर चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अब उतनी वैल्यू रखता नहीं है जैसे उसकी पहले वैल्यू थी। क्योंकि उसने ना कोई टेररिस्ट रुकवाए, भाई टेररिस्ट अभी भी हैं, इंटरनल वॉर अभी भी चल रही है, वॉर भी हो ही रही है रशिया यूक्रेन की। तो यूनाइटेड नेशन कुछ कर नहीं रहा है, तो ना ही उसकी अब कोई वैल्यू रह गई है। जो इस समय इम्पोर्टेंट ग्रुप है दुनिया में वो है नेटो, ब्रिक्स, G20 और G7। उसकी भी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ये 3 जो है मेन इम्पोर्टेंट ग्रुप है। और अगर आप देख रहे हो वॉलपेपर क्या लगा है, ये एक इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ पे सारी पावर्स बराबर हैं और सब मिलके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि दुनिया को आगे कैसे ले जाना है, जो कि असलियत में नहीं है। क्योंकि फ़िलहाल तो हम लोग एक डुअल पावर सिस्टम में चल रहे हैं, जहाँ पे दुनिया के पास 2 सुपर पावर हैं, एक यूएसए, एक चाइना। और अगर हम इससे पहले बात करें तो पहले भी एक समय था जब 2 सुपर पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो उस समय कोल्ड वॉर होती थी, लेकिन अगर हम कोल्ड वॉर की बात ना करें तो ही बढ़िया है। बट फ़िलहाल हम बात करेंगे कि व्हाट इफ़ इंडिया डिसाइडेड। तो व्हाट इफ़ के अगर हम लोग 4 पॉइंट में बात करें तो जो पहला पॉइंट होगा, proclaimed 20 years ago by the founders of the movement at the first conference of non-aligned equitable relations in the world. War has never threatened mankind with graver consequences than today. On the other hand, never national scene was characterized by the continuation of the great anti-colonial struggle. In Algeria, under the leadership of the National Liberation Front, the FLN, and in other parts of Africa, the first flags of freedom were hoisted. The former colonies charted their future in freedom and adhered to the principles and goals of the policy of non-alignment as their basic option in the field of foreign policy. वो ये होगा कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं होते। जैसे कि अभी मैंने कोल्ड वॉर की बात करी, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री उन्हें बोला जाता था जिनको जब ऑप्शन दिया गया यूएसए को चूज़ करो या यूएसएसआर को चूज़ करो कोल्ड वॉर में, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो किसी को भी नहीं चूज़ करेंगे, वो रहेंगे न्यूट्रल। तो उन्हें कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री। पहली वर्ल्ड कंट्री जो यूएस को सपोर्ट करती है, दूसरी वर्ल्ड कंट्री जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती है। और जो इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो मेजरली हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मतलब उन्होंने ही फैलाया था बाकी देशों में, फिर बाकी देशों ने भी ज्वाइन करा। अब अगर हम एक परमानेंट मेंबर होते तो यहाँ पे 2 केस हो जाते हैं। पहले केस की बात करें तो
क्योंकि हमें यूएस से सीट दे रहा था परमानेंट मेंबर की कि आप आ जाओ, हम चाइना को नहीं लेंगे। पर हमने कहा कि नहीं, चाइना को दे दो भाई, उनकी वो भी ज़्यादा मार खा के आए जापान से। मतलब ये नहीं कहा था, कुछ और बात होगी, उन्होंने कुछ डिसाइड करा था कि हम जो है 2 सुपर पावर अगल बगल में नहीं रह सकते, और मतलब हम अगर पावर ले लेंगे तो चाइना को बुरा लग सकता है, ये बात थी। तो उन्होंने ये बात डिसाइड करी, और फिर अगर हमें यूएस से सीट दे रहा होता तो जाहिर सी बात है कुछ फेवरेटिज़म करना पड़ता, या फिर मतलब हमारी तरफ से भी कुछ फेवरेटिज़म हो ही जाता उनके लिए, क्योंकि भाई वो हमें परमानेंट सीट दिला रहे हैं तो हमको कुछ करना ही पड़ता। तो हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कभी कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा अराइज ही नहीं होता, क्योंकि फिर सच में दुनिया 2 वर्ल्ड में बढ़ जाती है, या तो यूएसए साइड या तो यूएसएसआर साइड। लेकिन हुआ नहीं वैसा। अब इस केस में तो फिर दुनिया काफ़ी अलग हो जाती है। अगर हम लोग यूएस को सपोर्ट कर रहे होते तो अभी के समय में हमारे साथ ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो जाती है, फिर हमारी जो इकॉनमी बाद में 1990 के बाद जाके खुली, हम उसे पहले ही खोल देते, और भी बहुत सारी चेंजेस हो जाते हैं। या फिर जैसे अभी हमें हो सकता है कि इस समय हम बहुत दिक्कत में होते हैं, जैसे अभी ट्रंप जैसा नेता आ गया है यूएस में, और उसकी वजह से हमें कितनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, जबकि हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, हमारी कोई डिपेंडेंस नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर मान लो हम जापान जैसे होते हैं, जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी भी यूएस को दे देते हैं, या फिर हम अपने जो भी डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी सब यूएस को दे देते हैं, क्योंकि हम एक यूएस सपोर्टर हैं, तो फिर अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यूएस अचानक से अपना पल्ला झाड़ के चल देता है कि भाई हम तो इन सबको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर हम अकेले क्या ही करते हैं। तो इट्स अ गुड डिसीजन कि हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनाया। अब जो मैं दूसरे केस की बात कर रहा था वो तो बहुत ही वाव केस है, कि हमने डिसाइड करा हम परमानेंट मेंबर बनेंगे, लेकिन हम किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। मतलब हम एक परमानेंट मेंबर हैं और हमारी एक अलग ही लेगेसी चल रही है, हम अपनी ही बात करते हैं, हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब इस केस में बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे देश हैं जिनको फ़ोर्सफुली डिसाइड करना ही पड़ रहा था कि या तो वो यूएस जाएंगे या तो यूएसएसआर साइड जाएंगे, दोनों में से कोई एक साइड ही उनको चुननी थी। अब उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन सकते हैं, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऑलरेडी एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में। तो अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री इतनी पावर होल्ड कर सकता है, तो वो छोटी कंट्री क्यों नहीं डिसाइड करेगा कि भाई हम क्यों 2 देशों के बीच में पिसे, हम एक अलग ही अपना देश बना, अपना वो रहेगा पॉइंट हमारा कि हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी को। और इस केस में हम एक और अच्छे लीडर बन के निकल आ पाते, या फिर हमारा एक अलग ग्रुप होता है, जैसे कि फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम मतलब एक लीडर रहते हैं, फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है अपनी, जो न्यूट्रल कंट्री है, उसके हम बन जाते हैं यूएसए की। भाई उसमें जो भी बातचीत हो रही है वो हमसे होके गुजर रही है, हम अपने जो है लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर हमारी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, हम लोग बहुत सारे वॉर को अवॉइड कर सकते थे, जैसे 1962 का वॉर या 1971 का वॉर, ये दोनों वॉर हुई हमारे साथ। लेकिन अगर हम बात करें 1950 में हमें सीट मिल गई। अब 1962 में चाइना ने डिसाइड करा एक्सपेंशन करने का, उन्हें लगता है कि एलओसी का पार्ट उनका है, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ वो अटैक करेंगे। अब अगर हम एक परमानेंट मेंबर हैं तो हमारी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग दूसरा केस मान के चलें कि हमारा जो है बनना, हमारे साथ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहेंगी उनके लिए भी हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो हमारी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो जो भी कंट्री हमें सपोर्ट कर रहा होगा वो चाहेगा ही नहीं कि कोई हमें अटैक करे। तो हमारी जब इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा रहेगी तो कोई भी कंट्री, चाहे फिर वो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी हमारे आसपास का, वो उसे अटैक करने में बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबल प्रेशर जो है झेलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि चाइना अवॉइड ही नहीं करता, या फिर हो सकता है चाइना स्टिल अटैक करे, क्योंकि भाई वहाँ पे एक्सपेंशन का है अभी भी। अब इस समय दुनिया इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है, कनेक्टेड हो चुकी है, सबको पता है क्या हो रहा है, तब भी चाइना कहता है वो ताइवान पे आक्रमण कर देगा, जबकि सबको पता है वॉर कितनी ख़तरनाक हो सकती है। तो हो सकता है चाइना तब भी करता, लेकिन फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जवाब रहता है, फिर हम
स्ट्रांगली उनके पॉइंट को अपोज कर पाते, या फिर उनके जो भी अटैक करें हम, हो सकता है कि हम लेने ही नहीं देते उनको। दूसरा है 1971 वॉर का। तो हमारा जहाँ तक का केस था कि हमने देखा कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे जो है ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब वहाँ पे उनकी डिक्टेटरशिप ही आ गई थी। वो जबकि ईस्ट पाकिस्तान वाले चुनाव जीते थे, फिर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया इधर का, वो इधर पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो अगर हम एक परमानेंट मेंबर होते तो हो सकता है हम डायरेक्ट कूदने की जगह पीस कीपिंग फोर्स को लगा देते अगर, क्योंकि मेरे ख्याल से तो चाइना को भी दिक्कत नहीं थी भाई। को अगर हमारे और चाइना के बीच में कोई कंट्री अनस्टेबल है जहाँ पे वॉर हो रही है, तो चाइना को भी दिक्कत नहीं होती है। और यूएसए और यूएसएसआर भी अपने वॉर में उलझे हुए थे, और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को उतनी चिंता रहती नहीं है। तो पीस कीपिंग फोर्स हम शायद ईजिली लगा सकते थे और खुद वॉर में कूदने से बच सकते थे। वैसे तो हम लोगों ने खुद कूद के भी मारा ही उन्हें। पीस कीपिंग फोर्स में शायद हमारे एक दो कोई भी जो मतलब हम लोगों ने जो जोखिम उठाए वो नहीं उठाने पड़ते। ये सारी बातें थी। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट है। वो है ये है कि मे बी इंडिया पाकिस्तान जो भी राइवलरी बन के रखा है, जो कि मेरे हिसाब से राइवलरी नहीं है, ना उनके पास इकॉनमी अच्छी है, ना उनके पास कोई ख़ास वो है कि वो बहुत बड़ी वॉर जीत रखे हैं उन्होंने, कोई वॉर नहीं जीती, बस ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान राइवलरी करते रहते हैं, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जहाँ तक अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने पीओके लिया था, और उसके बाद हम लोग किसी भी वॉर में, मान लो 1971 वाले वॉर में भी अगर हम लोग पीओके दोबारा रिक्लेम कर लेते, तो उसके बाद पाकिस्तान क्या करता, कश्मीर का मुद्दा उठाता यूएन में, तो हम वीटो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ना। अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठा ही नहीं सकते हैं, तो 50 साल तक जब वो कभी मुद्दा ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर आगे चल के वो मुद्दा बनेगा कैसे, जब वो आज तक उठा ही नहीं पाए। हम लोग हर बार पहले ही मना कर देंगे कि भाई वीटो, ये सारी पॉइंट डिस्कस ही नहीं होंगे। हम कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान की उसमें आएगा, उसमें अपना टांग क्यों अड़ा रहा है, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन इसका एक मेरे ख्याल से कौन भी आएगा, वो ये रहेगा कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में फिर और ज़्यादा आतंकवादी हमले करवाने लगता कि भाई फिर ऐसे तो मान लो हो जाते 26/11 हुआ, या फिर उससे पहले जो प्लेन हाईजैक हुआ, इसके बाद अभी ये हुआ, मतलब ऐसे 5-6 साल में होता रहता, अभी भी हो ही रहा है। अगर हम परमानेंट मेंबर, मतलब अगर हम उनको कश्मीर वाला मुद्दा उठने ही नहीं देते, तो हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में जानबूझ के खुद से आतंकवादी बना के भेजते हैं। लेकिन ये भी रहता कि भाई उनके पास आतंकवादियों को मोटिवेट करने का पॉइंट ही क्या रहेगा, जब कश्मीर का मुद्दा उतना उठा ही नहीं रहेगा, उनके अंदर मोटिवेशन ही कम हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के पाकिस्तान का फिर कोई भी पॉइंट ही नहीं रहता, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा वो लोग उठा ही नहीं पाएंगे। जब कश्मीर का मुद्दा उठेगा ही नहीं, फिर हम लोग आर्टिकल 370 भी पहले ही हटा देते। अगर पक्का जो है कश्मीर का मुद्दा कभी उठता नहीं, तो 370 भी जल्दी ही हट जाता। अब बात करें अगर हम लोग चौथे पॉइंट की, जो कि है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से, वो ये है कि थोड़े न्यूक्लियर पावर्स कम हो जाती है। मतलब पाकिस्तान तो फिर कभी नहीं बनने वाला था न्यूक्लियर पावर। जहाँ तक न्यूक्लियर पावर की बात रही, तो न्यूक्लियर पावर पहले 5 जो हमारे ये थे परमानेंट मेंबर, यही थे न्यूक्लियर पावर। वो थे, आपने बताया मैंने, यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना। तो ये लोग न्यूक्लियर पावर थे, इन लोगों ने बना। अगर उस समय इंडिया रहता हमारा और वो न्यूक्लियर पावर बन जाता, तो फिर किसी को दिक्कत ही नहीं होती। अब इस केस में क्या हुआ, जो अभी हमारी रियलिटी जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहाँ पे जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो यूएसए को लगा कि अब डिसबैलेंस हो गया फोर्स में, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास है न्यूक्लियर पावर। ठीक है भाई, वो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो बड़े लोग हैं, तो उनके पास रहेगा तो ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसके पास कैसे आ गया न्यूक्लियर पावर? तो उन्होंने हमें काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को हेल्प कर दी कि भाई अब आप भी अपना न्यूक्लियर पावर बना लो, अब आप दोनों लोग आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहना, आपको लोगों को कुछ करना नहीं है।
अब इस केस में क्या होता है कि हम पहले से ही परमानेंट मेंबर है, तो अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहता, और ना ही यूएस के अंदर ये रहता कि हमें काउंटर देना है इंडिया को। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपना। फिर पाकिस्तान फिर तो बहुत ही गरीब हो जाता है यार। पाकिस्तान ना न्यूक्लियर की धमकी, ना कश्मीर की धमकी, पाकिस्तान के पास बचता ही क्या यानी। खैर यही 4-5 पॉइंट थे मेरे ख्याल से, और यही रहता कि हमारा कल्चर और ज़्यादा रहता, मतलब कि अगर आप देखो जो 5 पावर्स हैं इस समय, वो पाँचों ही मतलब कुछ कर रहे हैं ना। और इंडिया मेरे ख्याल से अभी भी डिज़र्व करता है, यूएनएससी में एक सीट डिज़र्व करता है, जहाँ पे बाकी कंट्री भी मांग रहे हैं, जैसे ब्राज़ील भी मांग रहा है। उसका भी कहना सही है कि वो जो है साउथ अमेरिका में एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बट उधर उतने मुद्दे ही नहीं होते हैं ब्राज़ील साइड में, तो उनका भी बनना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हमें एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहता है परमानेंटली, तो मुझे तो अभी भी लगता है कि इंडिया डिज़र्व करता है। बाकी वैसे देखा जाए तो अब कोई मैटर है नहीं। अब जो 2 सबसे बड़े ग्रुप अभी भी बचे हैं वो है ब्रिक्स और नेटो। नेटो अपना यूरोप और अमेरिका कनाडा, और ब्रिक्स अपना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अभी तो 2-3 कंट्री और जुड़ गए ब्रिक्स प्लस में। तो बाकी इन्हीं कंट्रीज़ पे ध्यान रहेगा। बाकी यही था व्हाट इफ सीरीज़ का पहला वीडियो। कैसा लगा कमेंट कर देना, और कुछ बटन वटन दबा देना। और अगर मेरी एनर्जी डाउन लग रही है तो सॉरी भाई, रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊँगा। बाकी सोच रहा हूँ एक और सीरीज़ शुरू कर दूँ, एक नॉर्मल वीडियो वाली है, एक ये व्हाट इफ वाली हो जाएगी। एक में हम लोग डिस्कस करेंगे वही अच्छे टॉपिक, मतलब जैसे कि जो पहला वाला है नार्सिसिज्म वाला, उसमें तो वो मेरा फेवरेट जॉनर है भाई। उसमें हम कुछ फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कस करेंगे जो कि मुझे अच्छा लगता है। ये व्हाट इफ में हम जियोपॉलिटिक्स हो गया या फिर साइंस फिक्शन हो गया, इन सब को डिस्कस करेंगे। और एक हमारी नॉर्मल वीडियोज़ रहेगी जो कि इसमें ज़्यादातर हम लोग न्यूज़ पे रिएक्शन टाइप का होगा, कि अगर कोई न्यूज़ आई तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे और उस पर क्या प्रो और कॉन्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यही रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। बताओ 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 ना कि प्रधान जी का दिया हुआ लड्डू चाबे हैं। का तुम काम भर का मुंह फाड़ो, भोरे से माथा खराब किए हो। क्या हो गया जी कि हम प्रधान से एगो लड्डू ले लिए? साला का खाना है का नहीं खाना है तुमसे पूछ कर खाएंगे। लड्डू खा लिए, लड्डू खा लिए। लेकिन प्रधान का दिया हुआ काहे खाए? भैया एगो लड्डू लिए बस। भैया ये एगो लड्डू लिए हैं बस, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज एगो लड्डू खाया है, कल साथ बैठ के पूरा भोज खाएगा, क्या पता। अब का बोले, अपना बुद्धि ही नहीं है। जाओ भाई, जो करना है करो।